नमस्कार, मैं महफूज आलम आप सबका पाठशाला 2.0 यानी कि ऑनलाइन पाठशाला 2.0 पे स्वागत करता हूं। अभी आप फिजिक्स के प्रकाश का परावर्तन सीखेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। विज्ञान, जिसका इंग्लिश होता है साइंस, इसका डिफिनेशन देखते हैं। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए, प्रकृति में बहुत सारे वस्तु हैं और सबका कुछ ना कुछ प्रकृति है और गुण है। इसी को पता, इसके ही बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करने को ही विज्ञान कहते हैं। आइए, चूँकि हम पढ़ रहे हैं भौतिकी, तो भौतिकी का भी परिभाषा जान लें। विज्ञान की वह शाखा, चूँकि एक भौतिकी जो है विज्ञान की शाखा है, इसलिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ और ऊर्जा के प्रकृति और गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। क्या? तो पदार्थ और ऊर्जा के प्रकृति और गुणों के बारे में। चलिए, अब भौतिकी विज्ञान का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। ये आइंस्टीन एक ऐसे वैज्ञानिक है जिनको भौतिकी का जनक या भौतिकी का पितामह कहा जाता है। विज्ञान के प्रकार देखिए यहाँ पे। विज्ञान दो प्रकार के रियल में, वैसे तो हम लोग जानते हैं और आप भी जाने होंगे, सुने होंगे कि 3 गो होता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन यहाँ पे देखिए, विज्ञान 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान जो होता है 2 प्रकार का होता है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, तथा भौतिकीय विज्ञान होता है 2 प्रकार के, भौतिकी तथा रसायन। अब वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान मिलके बायोलॉजी होता है। वैसे तो वनस्पति मतलब, आइए, एक जूलॉजी होता है। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा ये देखते हैं कि अध्ययन के सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है। आप अगर अच्छा से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि 8 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? तो एक है यांत्रिकी, ध्वनि, तीसरा है ऊष्मा, चौथा है प्रकाश, पांचवा है विद्युत, छठा है चुंबकत्व, सातवां है आधुनिक एवं परमाणु और 8वां है इलेक्ट्रॉनिकी। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या? प्रकाश, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश, और प्रकाश के बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। चूँकि क्लास 10th में पहला ही चैप्टर है प्रकाश, फिजिक्स में प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, इंग्लिश है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन सीख लेते हैं, फिर अपवर्तन सीख लेंगे। प्रकाश किसे कहते हैं? परिभाषा देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। वह बाहरी भौतिक कारण जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। सही बात है, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए ही चाहिए। आपको अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश की वजह से ही किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है हमको। अब आइए, प्रकाश के कुछ गुण हैं जिसको हम जानते हैं। जैसे प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप कभी टॉर्च जलाए होंगे तो देखेंगे जो उसका फोकस जाता है सीधे जाता है, ऐसा नहीं ना हुआ इधर उधर जाता है, जिग जग नहीं ना जाता है। सही बात है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको याद कीजिएगा, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी ऑब्जेक्टिव का एक सवाल है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। गुण के बारे में हम कुछ जान गए। अब सबसे पहले एक बेसिक परिभाषा है किरण। किरण के बारे में जानते हैं। क किरण नहीं, इसका इंग्लिश है रे। जैसे प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश एक सीधी रेखा में जाता है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे, ये क्या है? किरण है। आइए, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट इंग्लिश होता है। परिभाषा देखिए, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत सारा किरण जो होगा अगर समूह में होगा तो उसको प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका भी प्रकार है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्रकाश पुंज, इंग्लिश होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, इंग्लिश होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, इंग्लिश डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अभी कैसे होता है इसका भी परिभाषा देखते हैं, आगे काम आएगा। जैसे हम देखें, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, समांतर प्रकाश पुंज यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणों
किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और समांतर मतलब एक दूसरे से कभी नहीं मिले, आगे चल के भी एक दूसरे से कभी नहीं मिले, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, उसको समांतर बोलते हैं। जैसे तीनों रेखाएं देख रहे हैं, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी नहीं करेगी। अब आइए यहाँ पे है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी नाम याद रख लीजिएगा। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर मिलते हैं, जैसे देखिए इधर से आ रही है, ये एरो का निशान बता रहा है कि इधर से आ रही है और एक बिंदु पर मिलती है ना, तो जो मिलती है अभिसारी प्रकाश पुंज। अब देखिए अपसारी, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी यानी एक बिंदु से अगर निकलती हुई दिखाई देती है तो समझेंगे अपसारी, और एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है तो समझेंगे अभिसारी। समझ गए? इसको काल्पनिक छोड़िए, इसको मतलब टूटी टूटी रेखाओं से दिखाते हैं, हम इसे डैश डैश ऐसे करके दिखाते हैं। आइए, दीप्त पिंड या दीप्त पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे, दीपक, ये खुद चमकते हैं, खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो इन्हें दीप्त पदार्थ कहते हैं। और एक होता है अदीप्त पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पत्थर, टेबुल, कुर्सी, ये सब अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे कि पेन अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। लेकिन चंद्रमा, आप सोचिए चंद्रमा दीप्त है कि अदीप्त है? चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे रात में तो चमकता है, तो वैसे तो किसी शीशा के सामने टॉर्च जलाया जाए तो शीशा भी चमकेगा, लेकिन ऐसे रियल में क्या है? दीप्त क्या है? टॉर्च ना है। तो उसी तरह से सूर्य का जो प्रकाश आता है चंद्रमा पे तो चंद्रमा चमकता है, वैसे चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा अदीप्त पदार्थ का उदाहरण है, परीक्षा में भी पूछता है। आइए अब एक और बढ़िया परिभाषा देखते हैं, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। प्रकाशीय माध्यम, तो माध्यम मतलब होता है भाई, देखिए परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर सकती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कि हवा, पानी, कांच, ये तीनों को पार कर देता है प्रकाश, मतलब हवा को भी पार करता है, पानी को भी पार कर जाता है, कांच को भी पार कर जाता है। अब देखिए इसमें भी कितना है, पदार्थ देखिए माध्यम के हिसाब से कितने होते हैं। पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, यानी प्रकाश इस पार से उस पार पार कर जाए, उसको पारदर्शी कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हवा, कांच, पानी इत्यादि से प्रकाश निकल जाता है, तो आप जानते हैं। अब आइए अपारदर्शी पदार्थ, जिसका इंग्लिश होता है ओपेक। अब देखिए अपारदर्शी पदार्थ ओपेक, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पत्थर, ईंट, किताब इत्यादि, या फिर मोबाइल। आप देखिए अपना फ्लैश जलाइएगा किताब के ऊपर तो उस पार नहीं न जाएगा, तो वही बात है, वो सब ओपेक हो गए। एक होता है पारभासी पदार्थ यानी ट्रांसलूसेंट, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। देखिए कांच अगर साफ़ सुथरा रहेगा ना तो इस पार से उस पार चल जाएगा, तो साफ़ सुथरा रहेगा तो पारदर्शी हो जाएगा, और घिसा हुआ रहेगा तो पारभासी हो जाएगा। चलिए ये तो जान गए। अब सीखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। छाया, शैडो इंग्लिश है। जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता तो ठीक पीछे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे छाया कहते हैं। जैसे कि देखिए मेरा जो हाथ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे अंधेरा क्षेत्र बना है ना, तो प्रकाश इसको पार नहीं कर पा रहा है तो इसके पीछे अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसको छाया कहेंगे।